तो हम लोग जो हैं वो पिछला क्लास में नियमित और अनियमित परावर्तन पढ़ रहे थे बस। तो आज हम लोग को पढ़ना है इस स्लाइड से आगे, ठीक है। चलिए, हाँ, इसमें एक चीज़ और, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। नियमित और अनियमित परावर्तन से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वो ये है कि कागज पर लिखी हुई अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन से परावर्तन की आवश्यकता होती है, या उसको ऐसे पूछ सकता है कि खुरदुरा सतह को देखते समय कौन सा परावर्तन होता है। तो इसमें बोलना है अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन बोलना होगा इसका आंसर, ठीक है। तो याद रखना है, कागज को पढ़ने के लिए, लिखी हुई कागज को पढ़ने के लिए कौन सा परावर्तन भाई, तो अनियमित परावर्तन, या उसको कहेंगे विसरित परावर्तन, ठीक है। चलिए अगला सवाल। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, दोनों को परिभाषा देख लेते हैं। लिखा हुआ नियमित परावर्तन में, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं 10th की दृष्टि से, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में इससे सवाल पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में इससे संबंधित सवाल नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। चलिए देखते हैं। नियमित परावर्तन कहता है कि जब प्रकाश किसी समतल या चिकने पृष्ठ जैसे समतल दर्पण पर आपतित होता है तो प्रकाश की प्रत्येक किरण एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है। इसे ही नियमित परावर्तन कहते हैं। मैं तो पहले भी बताया था कि कोई भी दर्पण आप ले लीजिए, उस दर्पण पर अगर आप टॉर्च मारते हैं तो होगा क्या कि जितने भी किरणें हैं सब के सब एक निश्चित दिशा में ही भागेगा। जितना कोण से आप आपतित करते हैं उतना ही कोण से वो परावर्तित हो जाएगा। लेकिन यदि आप खुरदरा सतह या टेढ़ा मेढ़ा सतह से आप लाइट को गुजारिएगा तो वो निश्चित दिशा में नहीं जाएगा, कोई उधर दिशा में भटक जाएगा, कोई उस एंगल में चला जाएगा। जैसे अगर इस दिशा को देखा जाए, इसको अगर मैं बनाना शुरू करूं खुरदरा सतह, आप खुद भी सोच सकते हैं, ये छोटा मोटा कॉमन सेंस वाली बात है। एक दिशा में ना जा करके भिन्न भिन्न दिशाओं में जाता है, बस इतना ही अंतर है। एक सेकेंड, हाँ, एक दिशा में ना जा करके भिन्न भिन्न दिशा में चला जाएगा। इसमें क्या होता है, निश्चित दिशा में जाता है, बस अंतर सिर्फ इतना है, पहला। दूसरा अंतर है कि इसका सतह जब भी होगा एकदम प्लेन होगा, इसका जो सतह होता है, ये वाला जो सतह होता है एकदम खुरदरा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो अब सोच के देखिए कि अगर कोई ऐसे ऐसे सतह है तो अगर ये गड्ढा में पड़ेगा तब तो फिर इधर चला जाएगा बोला मेरे, लेकिन अगर ये उड्ढा पर पड़ा तब तो टकरा के इधर चला जाएगा। अब ये समझने वाली बात है। और अगर इस सिरा पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, इसको अगर और ऐसे में थोड़ा बड़ा करके समझाऊं, है ना, तो इस सिरा पर पड़ेगा तो इधर चला जाएगा, लेकिन इस सिरा पर पड़ेगा तो वापस इधर चल जाएगा, ऐसे होगा। तो इसीलिए खुरदुरा सतह पर जब भी प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वो निश्चित दिशा में ना जाकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है या भिन्न भिन्न दिशा में परावर्तित हो जाती है ना। तब उसको क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन कहते हैं। और जब एक ही दिशा में चल जाए, सब के सब प्लेन रहेगा तो एक ही दिशा में जेबे करेगा, तब उसको हम लोग कहेंगे नियमित परावर्तन, ठीक है। चलें नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए, अब बात रह गया, हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है आपतित एवं परावर्तित किरणें या आपतन तल की बात किया जा रहा है कि तल का सतह जो जिस प्रकार का तल अभी वर्तमान समय में हम लोग के आसपास मौजूद है, जिससे प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है, उस वैसे के किया गया है, उसको दर्शाया गया है, जिसमें लिखा हुआ है परावर्तक सतह। पहली बात, परावर्तक सतह किसको कहते हैं? देखिए, वैसा सतह या किसी वस्तु का वैसा सतह जिससे प्रकाश की किरणें टकराती है, बस वही टकरा करके, चाहे वो अवशोषित हो जाए, चाहे अपवर्तित हो जाए, चाहे परावर्तित हो जाए, वो मायने नहीं रखता, बस टकराया। अब अगर ये दर्पण आप रखे हुए, शील्ड आप रखे हुए हो, अब इससे प्रकाश की किरणें आने के बाद वो टकरा करके जा रहा है, तो ये हमारा परावर्तक सतह कहलाएगा। तो जिससे टकराता है ना, वो वाला परावर्तक सतह कहलाता है। जैसे इसमें देख लीजिए, ये दर्पण है तो दर्पण का परावर्तक सतह कहाँ भाई, यहाँ से आया, ये टकराया, यहाँ से गया, बस इतनी सी बात है। अब ये चीजें बोर्ड एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा कि परावर्तक सतह क्या है, ये बेसिक जानकारी है। अगर ये जानकारी आप याद रखते हो तो आने वाला समय में जो कोई भी परिभाषा रहेगा, जैसा भी परिभाषा रहेगा, वह अच्छा से समझ में आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब कोई बंदा को आपतित किरण ही नहीं याद रहेगा कि आपतित किरण कहते किसको है, किसी को ये भी नहीं मालूम रहेगा कि अभिलंब क्या चीज होता है, किसी को ये भी नहीं मालूम रहेगा कि परावर्तित किरण आखिर है क्या,
तो फिर आने वाला समय में जब परिभाषा लिखा हुआ रहेगा और इन शब्दों का प्रयोग होगा तो अब क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा, लगेगा ही नहीं कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो साइंस को समझने के लिए ना आपको पिछली जितनी भी क्लास है उन सभी की शब्दांशों को याद रखना होगा, और अगर याद रखते हैं तो बहुत अच्छा बात है। चलिए नेक्स्ट चित्र की ओर चले। अब यह दर्पण क्या है? दर्पण मतलब आईना। अब ये ऐसा चीज है कि आप लोग को खुद ही इसको समझ में आ जाना चाहिए कि जब किसी कांच की सिल्ली के कोई एक सतह को, या जब किसी कांच के, या जब किसी समतल कांच के किसी एक सतह को जब कलई कर दी जाती है या पेंट कर देता है, कलई कर देना या अर्थात पेंट कर देना होता है, तब जो वस्तु प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अर्थात अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो अगर आप अपने घर के कोई छोटा मोटा आईना, बड़ा वाला आईना मत लीजिएगा, है ना, छोटा मोटा आईना को खोल करके जब देखिएगा तो कांच का एक पतली सतह होता है, उसमें एक तरफ ब्लू कलर का एक कोटिंग चढ़ा होता है, एक पेंट चढ़ा होता है। वो ये हम लोग दीवार पेंट करते हैं या लकड़ी वगैरह पेंट करते हैं, वो वाला पेंट नहीं होता, वो स्पेशल पेंट होता है जिसका सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ठीक है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो सिल्वर ब्रोमाइड से जब आप कलर कर दोगे किसी भी कांच को, अब जैसे ये घड़ी है तो घड़ी वाला कांच पूरी तरह से क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। आप उसको एक तरफ से पेंट कर दीजिए बस, अब वो पेंट होना चाहिए सिल्वर ब्रोमाइड का, है ना। अब वो बन गया, आईना बन गया। अब आपके पास गोल आईना होगा तो हो जाएगा, आप देखते रहना, घड़ी में ही चेहरा देखते रहना, घड़ी में ही सेट कर दीजिए वापस पेंट करके, चेहरा झकाझक। आप जो बाल संवारते हैं वो संवारते रहिएगा उसी से। ठीक है, तो दर्पण बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, अब बात रह गया दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, ये बात सही है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, भोला मेरे, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः कितने प्रकार? कुल तो ठीक है कि अगर पूछे कि दर्पण कुल दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एक समतल हो गया, एक अवतल हो गया, एक उत्तल हो गया। लेकिन थोड़ा सा समझिए, यदि बोले कि दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः मतलब मेन रूप से केगो होता है। अगर एक्चुअली ढंग से सोचा जाए तो, साइंटिफिकली ढंग से सोचा जाए तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है समतल दर्पण, और दूसरा जो होता है वो होता है गोलीय दर्पण। दूसरा जो होता है वो होता है गोलीय दर्पण। हाँ, अब गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है भोला। गोलीय दर्पण जो होता है वो डिवाइड होता है अवतल दर्पण में, और ये होता है भाई उत्तल दर्पण में। बस इतना सा बात है, बस यही सा बात है। इसीलिए अगर बोले कि दर्पण कुल कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के, समतल, अवतल और उत्तल। लेकिन अगर बोले कि दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं तो बोलना है 2 प्रकार के, एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। अब ये क्या है सर, लाइए थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। आगे भी है स्लाइडर, चिंता नहीं करना, लेकिन फिर भी चलिए समझाते हैं। समतल दर्पण की ये बात मतलब होगी बोला, उसका प्रवर्तक सतह एकदम समतल होता है, एकदम प्लेन होता है, ये हमारा हो गया समतल दर्पण। ठीक है, और गोलीय दर्पण का मतलब हो गया कि किसी खोखले गोले, कांच का जो कोई खोखला गोला होता है उसको काट करके बनाया जाता है। कांच का जो कोई खोखला गोला होता है जिसको काट करके बनाया जाता है, तो एक साइड वाला बन जाता है उत्तल, एक साइड वाला बन जाता है अवतल। इसीलिए अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम आराम आराम से चीजों को समझते चलना है, क्योंकि अभी हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। और हम हर बार कहते हैं कि किसी भी एग्जाम को फोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है 3 चीज। क्या 3 चीज स्ट्रेटेजी है? सबसे पहला जो है, आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, सिलेबस पूरे कोर्स को खत्म कीजिए। सिलेबस को खत्म करना जरूरी है। जब सिलेबस खत्म हो जाए तो एक टक्कर क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन बैंक क्या होता है भोला मेरे? क्वेश्चन बैंक होता है आपका कि जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास का सभी प्रीवियस पेपर, अर्थात पिछली सभी वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्न का समायोजन होता है, ये होता है क्वेश्चन बैंक में। टोटल क्वेश्चन रहता है, विथ आंसर भी रहता है, लेकिन आंसर सफिशिएंट नहीं रहता है, कभी कभी गलत भी देखते हैं हम, अच्छा खासा गलत देखते हैं क्वेश्चन बैंक में आंसर। लेकिन हाँ, एक बात होता है कि क्वेश्चन भरपूर रहता है, बहुत अच्छा से सब देता है। फर्स्ट सीटिंग हुई, सेकंड सीटिंग हुई, सारा का सारा क्वेश्चन इसमें रहता है। ठीक है, तीसरा हो गया अब सेट प्रैक्टिस। जो बंदा अब सेट प्रैक्टिस करेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सेट प्रैक्टिस है ना, सेट प्रैक्टिस, समझे? तो सेट प्रैक्टिस जो करेगा वही बाजी मारेगा। तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, दूसरा क्वेश्चन बैंक खत्म कीजिए, जिससे पता चले कि हाँ कौन कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना।
और कौन सा क्वेश्चन की आवश्यकता ज़्यादा है, कौन सा क्वेश्चन की आवश्यकता ज़्यादा नहीं। और तीसरा होता है सेट प्रैक्टिस। अब उसको प्रैक्टिस कहिए, रिवीजन जिसको कहते हैं, या तो प्रैक्टिस कहिए या तो रिवीजन कहिए। ये 3 काम अगर आप कर लिए बस आपका कोई भी एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं। तो टेंशन तो पहले बता लीजिए नहीं। दूसरा बात कि पढ़ाई में या कोई चीज़ सीखते समय आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आप स्पीड में चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। सीखने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, और सीखते समय कोई स्पीड में भरिए। यह चाहिए कि है सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं और स्पीड होना चाहिए। अभी हड़बड़ाने की क्या ज़रूरत है। अब जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है सिलेबस खत्म करने की तो हम करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। चलिए नेक्स्ट तीसरा के बाद चलते हैं, ये हमारा दर्पण। तो दर्पण में चले, सबसे पहला समतल दर्पण है ना, हेडिंग जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे समतल दर्पण। तो जाहिर सी बात है वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल रहे उसको क्या कहेंगे, समतल दर्पण। अवतल में उभरा हुआ होना चाहिए, अयावतल में धंसा हुआ होना चाहिए। यहीं पे मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि आप केवल ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। बस आप यहाँ से क्लास अंतिम होता तो आप यहाँ से याद करके जाओगे, अब बहुत खुश होकर के जाओगे। ठीक है, देखिए क्या है, यदि समतल है तो समतल दर्पण का जो प्रवर्तक सतह होना चाहिए वो समतल ही होना चाहिए। ठीक है, और यदि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का जो प्रवर्तक सतह होता है वो अवतल मतलब धंसा हुआ होता है। अवतल का मतलब होता है ये धंसा हुआ या दबा हुआ, धंसा हुआ या दबा हुआ। और उत्तल, उत्तल मतलब उभरा हुआ, उत्तल मतलब उभरा हुआ, उससे उत्तल और उससे उभरा हुआ, बस उससे उत्तल और उससे उभरा हुआ, बस इतनी सी बात है। बोला तो तीनों के परिभाषा कैसे बनेगा, जो देखिए एक ही बार में तीनों के परिभाषा याद रख, कन्फर्म एकदम। ठीक है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहेंगे, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो या दबा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। बस थोड़ा सा डाउन में है ना। आगे हो गया कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। बस तो उससे उभरा उससे उत्तल, और समतल में समतल दोनों सेम है बोला, तब बच गया अवतल, तो अवतल तो धंसा हुआ रहेगा। याद हो गया। चलिए फिर से मैं रिपीट करता हूँ एक बार, जिन जिन बच्चों को याद नहीं। सात से समतल होता है तो इसका भी परावर्तक सतह समतल, उससे उभरा होता है तो उत्तल में हो जाएगा उभरा हुआ, तो बच गया खाली दबा हुआ और धंसा हुआ, यानी अवतल में क्या हो जाएगा, धंसा हुआ हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, परिभाषा कंप्लीट। पिक्चर आपके सामने ये है, और समतल दर्पण में होता क्या है वो समझिए, कैसे प्रतिबिंब बनता है। यदि कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है तो यहाँ पे रखा हुआ तो इसका आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। अब बीच में ये हमारा दर्पण है जिसको लिखा हुआ फ्लैट मिरर यानी कि समतल दर्पण। ठीक है, तो हमारी आंखें जो देखती है वो बेसिकली टकरा करके देखती है इस चीज को, लेकिन रियलिटी में होता है ये वाला चीज, ये चीजें हैं। वस्तु रखी हुई यहाँ पे देखेंगे तो दिखाई देगा वहां पे। इसमें सबसे बड़ी खास बात है, हालांकि समतल दर्पण की विशेषता आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा बात है कि जितना बड़ा वस्तु आप यहाँ रखोगे उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। आगे हम लोग एक बार समतल उत्तल और अवतल में जब तीनों में अंतर स्पष्ट करेंगे तो एकदम बहुत बेहतरीन ढंग से अंतर करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। फिलहाल के लिए मैं बताता हूँ कि समतल दर्पण में हमेशा जो वस्तु का जो प्रतिबिंब एकदम बराबर बनता है। अगर 1 फीट का वस्तु लिए है तो प्रतिबिंब भी आपका 1 फीट होगा, पहला खास बात यह है। दूसरा ये कि जितना दूरी पर आप वस्तु रखे हैं उतना ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। और तीसरा सबसे खास बात है कि समतल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, जब भी बनेगा जब आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये याद रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी होता है। अच्छा, और दूसरा कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। जैसे देख लिए इसके ऊपर कपूर जैसा कुछ उजला पदार्थ रखा हुआ है ना, तो इसके ये अगर ऊपर में है तो ये भी तो ऊपर में है। बात समझ में आ रहा। तो इसीलिए समतल दर्पण के क्या क्या खास बात है, तो पहला कि समतल दर्पण का परावर्तक सतह भाई समतल होता है, पहला। दूसरा कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर आप वस्तु रखोगे उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। और तीसरा ये हो गया कि जितना बड़ा आप वस्तु रखें उतना बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा। और चौथा हो गया कि आभासी एवं क्या होता है, सीधा होता है। तो ये हमेशा होता है, ये हमेशा समतल दर्पण के सामने आप जब भी खड़ा होगे जब हमेशा ऐसा होगा, है ना। और ज्यादा तक तो हमारे घरों में समतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। जो हम लोग चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। ठीक है, और जिनके घर में गोदरेज होगा
उनको तो और बड़ा बड़ा पूरा चेहरा ही दिखाई देता होगा, क्योंकि गोदरेज में बहुत बड़ा दर्पण लगा होता है ना। चले नेक्स्ट हो गया बोला समतल दर्पण की विशेषता। समतल दर्पण की विशेषता में बच्चा मैं एक दो पॉइंट तो ऐसे ही बता दिया है ना, एक दो पॉइंट तो बता ही चुका हूं, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। चलिए आइए, पहला लिखा हुआ है विशेषता मतलब क्या हो गया, खास बातें। ओहो रुक जा, सॉरी। हाँ, खास बातें मतलब समतल दर्पण में क्या ऐसा गुण है भाई जो हम लोग को पढ़ना चाहिए या उस चीज को याद रखना चाहिए, कुछ तो वजह होगा। बिल्कुल, सबसे पहला बात कि समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, अभी जस्ट बताया है ना। समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है भाई, आभासी बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, और अभी जस्ट बताएं कि वस्तु के बराबर भी बनता है, कि अगर अब वस्तु 1 फीट के लीजिएगा तो 1 फीट का ही प्रतिबिंब बनेगा, और 2 फीट के लीजिएगा तो 2 फीट का ही बनेगा। थोड़ा सा देखिए, कोशिश यही करना है कि जितना जरूरत हो उतना ही बोलना है ना। अब अगर आप हर बात पर यस सर करेंगे और या हर बात पर आप कमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं क्लास है जो आवाज से गूंजेगा और ज़्यादा बाधित हो जाएगा, मनोरंजक नहीं हो पाएगा, है ना। तो कोशिश करना है कि जहाँ पे आवश्यकता हो बोलने की वहाँ पे बोलना है, और जहाँ पे नहीं हो वहाँ पे नहीं बोलना। आप बोल ही दीजिएगा तो क्या दिक्कत है, लेकिन हाँ क्या हर बार वही बात बोलते हैं कि यहाँ समझने के लिए आप आए हैं, तो यहाँ पर हमको बोलने दीजिए ताकि आप ज़्यादा समझ सकें। पहला। दूसरा, विद्यार्थी का ये उत्तम गुण होता है कि जो कुछ भी रिवीजन करना है बाबू मेरे, वो मन ही मन में हो तो ज़्यादा बेटर होता है ना। अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो क्लास में बोलिएगा, तो अगर 100 बच्चा का बैच है तो 100 बच्चा कैसे बोल पाएगा। अब बोलेगा तो फिर तो कचहरी बन जाएगा यार, तो फिर हॉल बन जाएगा, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, क्लियर समझना। हाँ, धीरे धीरे बोलना जरूर है, मुंह पटपटाना। अगर आपको बोलने की आदत है तो हल्का लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए, हल्का बोलिए, है ना। चला दूसरा, जब किसी समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को भी वेग से लाई जाती है तब उसका प्रतिबिंब जो है टू भी वेग से जाता है। ये बहुत जरूरी चीज है। तो देखिए, जैसे कोई दर्पण है, अगर आप वस्तु को भी वेग से लेके जा रहे हो, मतलब कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लेके जा रहे हैं, ऐसे यहाँ से हम दौड़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है, दर्पण की ओर, तो प्रतिबिंबा जो है ना वो सीधे 60 होकर सीधे दोगुना दोगुना मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो दौड़ता हुआ महसूस होगा। अगर आप 30 किलोमीटर के स्पीड से दौड़ोगे दर्पण के सामने, तो आपका जो चेहरा है दर्पण में, या आपका जो प्रतिबिंब है या जो आपका छवि जो है दर्पण में, वो कितना के स्पीड से दौड़ेगा, 60 के स्पीड से। इसीलिए कहा गया कि यदि भी वेग से दौड़ेगा वस्तु तो यहाँ पर टू भी वेग से गति करेगी, यही ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, समतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को ठिट्टा कोण पर झुकाया जाए, बिल्कुल जैसे ये खड़ा है, ठीक है, अब आप प्रतिबिंब को 30 डिग्री पर झुकाएं, ठीक है, तो दर्पण में जो बना हुआ प्रतिबिंब है वो 60 डिग्री पर झुक जाएगा। यदि आप वस्तु को 30 डिग्री पर झुकाते हैं, है ना, वस्तु को ना, हम तो प्रतिबिंब को कैसे झुकाइएगा, प्रतिबिंब तो छवि है, उसको आप पकड़ थोड़ी के पाइएगा। तो वस्तु को जैसे हमने 30 डिग्री से झुकाया तो दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो कितना से हो जाएगा, 60 डिग्री से हो जाएगा। यानी दो चीज दोगुना हो जाता है, पहला वस्तु का वेग डबल हो जाता है, और दूसरा कोण है जो क्या हो जाता है भाई, डबल हो जाता है। आप देख सकते हैं, है ना। ठिट्टा कोण से घुमाया जाएगा तो टू ठिट्टा कोण से घूम जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला पॉइंट, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव में कि भाई समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, तो अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है, अनंत होती है। और क्षमता बोले तो क्षमता जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अनंत के उल्टा क्या होता है, 0 होता है। चलिए आगे, और जबकि ध्रुव शून्य होता है, बोल ही दिया, खुद ही बोल दिया, मैं क्या बोलूँ, अगला पॉइंट लिखा हुआ जब ध्रुव शून्य होता है। देखिए ऐसा इसलिए होता है ना कि कोई भी दर्पण हो या लेंस हो, P बराबर जो होता है बाबू, अच्छा ध्रुव, एक चीज और, ध्रुव या क्षमता कर सकते हैं, P बराबर जो होता है अपॉर्न 1/f होता है। यानी किसी लेंस या किसी दर्पण की क्षमता जो होती है ना वो फोकस दूरी के उल्टा होता है, फोकस दूरी के जस्ट उल्टा होता है। तो अगर फोकस दूरी बढ़ाइएगा तो क्षमता घट जाएगा, क्षमता बढ़ाइएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा। लेकिन मुद्दा क्या है, ध्रुव शून्य का मतलब समझते हैं आप लोग, जब दर्पण पढ़िएगा बोला मेरे, देखिए अगर आप अवतल दर्पण बनाना है चाहे उत्तल दर्पण, चलिए मैं उत्तल दर्पण बना देता हूँ, ठीक है। ये उत्तल दर्पण जब बनाते हैं तो इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं, ध्रुव पढ़ते हैं, P से ध्रुव, इधर हो गया हमारा F, इधर हो गया हमारा C। उत्तल दर्पण में ऐसा होता है, आगे पढ़ने वाले हैं, है ना, दाहिना साइड में होता है। तो ये तो हो गया उत्तल में। और यदि मैं अब बात करूं अवतल की बात करूं, तो अवतल दर्पण में जो होता है, अवतल दर्पण में जो होता है ना,
वो ये हो गया, इसको कहते हैं आप लोग P, और ये हो जाता है F, और ये हो जाता है C। ऐसे होता है ना। तो इसमें जो ध्रुव होता है वो तो मध्य बिंदु में होता है, इसमें भी जो ध्रुव होता है वो दर्पण का मध्य बिंदु में होता है, लेकिन इसका ध्रुव होता ही नहीं। ध्रुव क्या होता है? जीरो होता है। ध्रुव का वैल्यू जीरो होता है, शून्य होता है ना। तो इस दर्पण में कोई ध्रुव व्रुव नहीं होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, समतल दर्पण के सामने पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए बहुत ये भी कई बार पूछ चुका है, ये दोनों बहुत ज्यादा पूछता है। ये VVI पॉइंट है ना, और ये भी VVI पॉइंट है, ये कई बार पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम। इस समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आकार कितना होना चाहिए? तो हमने बताया था कि वस्तु से आधा होना चाहिए। वस्तु से आधा का मतलब क्या? जैसे आप चाहते हैं कि आप जब भी दर्पण के सामने खड़ा हो तो आपको पूरा चेहरा दिखाई दे। पूरा चेहरा का मतलब ये भोला मेरे कि सर भी दिखाई दे और पाँव भी दिखाई दे, सर से लेकर के पाँव तक दिखाई दे आपका चेहरा। तो आपके घर में कम से कम, अगर आप 5 फीट का इंसान है तो आपके घर में कम से कम 2.5 फीट का जो है वो दर्पण होना चाहिए। अगर आपके घर में 2.5 फीट का दर्पण है और आपका आकार कितना है? 5 फीट है, तो आप पूरा प्रतिबिंब अपना देख सकते हैं किस में? दर्पण में। बात समझ में आया? दर्पण का आकार कितना होना चाहिए? वस्तु से आधा, वस्तु से आधा, है ना। अगर कोई बंदा 6 फीट का है और वो चाहता है कि हम ऐनक के सामने देखूं, हम अपना पूरा चेहरा देखूं, तो दर्पण का जो आकार होना चाहिए कम से कम कितना फीट का होना चाहिए? 3 फीट का होना चाहिए। 3 से ज्यादा रह गया था और बढ़िया बात है, तो और अच्छा से दिखेगा। क्लियर? तो समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का जो आकार है वो वस्तु से क्या होना चाहिए? आधा होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा बराबर होता है। ये तो समान होता है या बराबर होता है? अभी जस्ट बताएं कि अगर आप 10 फीट की दूरी पर खड़ा हैं तो आपका प्रतिबिंब भी दर्पण में 10 फीट की दूरी पर ही बनेगा, बनता हुआ महसूस होगा आपको, है ना, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। चलिए आगे है समतल दर्पण का उपयोग हम लोग किस किस चीज में करते हैं। पहला है घरों में चेहरा देखने के लिए, सही बात है, इसको तो समझाने की आवश्यकता है नहीं जी, आरती जी, क्योंकि आप मुड़िया बड़ी ज्यादा गोतले रहते हैं भाई, शायद मेरा चेहरा पसंद नहीं, ठीक है। आंख है जो भरी भरी सी लग रही है, मतलब नींद पूरा नहीं हुआ है। या दूसरा होता है, कोई कोई छोटा बच्चा आप देखे होंगे, छोटा बच्चे में क्या होता है ना कि सोतेगा तो अब उठेगा तो आंखें फुलल फुलल रहेगा, अब बड़का बड़का आँखियाँ होल रहता है बेचारा, शायद रात को सो नहीं पाता है बढ़िया। नहीं, नींद की ज्यादा जरूरत है ना। हम लोगों में से जितना भी विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों में सबका नींद कैपेसिटी अलग अलग होता है, क्योंकि सभी व्यक्ति का शारीरिक दक्षता अलग अलग है। किन्हीं को पूरी तरह से प्रॉपर आराम करने के लिए 7 घंटा नींद की जरूरत है, तो कोई कोई 8 घंटा सो लेते हैं, तो कोई कोई 10-10 घंटा सोते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अगर हम लोग चाहें तो अपने नींद पर नियंत्रण जरूर कर सकते हैं और कोई नुकसान भी नहीं होगा। हाँ, साइंस की दृष्टि से ये जरूर तय है कि कम से कम किसी भी विद्यार्थी को 8 घंटा जरूर सोना चाहिए आप लोग की उम्र में, जब तक कि आप 18 वर्ष नहीं पूरा हो जाते हैं तब तक 8 घंटा सोना चाहिए। और यदि आप 10 घंटा सो रहे हैं या 8 घंटा से प्लस सो रहे हैं तो इसका मतलब 2 चीज़ है। पॉइंट नंबर पहला, या तो आपको किसी प्रकार का रोग है नींद वाला या तो दूसरा हाँ, रोग है या कमजोरी है। कोई भी वजह से अगर आपके शरीर में कमजोरी आ गया तो एकदम गारंटी है चला कि आप ज़्यादा नींद लेना शुरू कर दोगे। कमजोरी आया तो नींद ज़्यादा आएगा, ठीक है, पहला। दूसरा कि या तो आपका खान पान भी गड़बड़ हो सकता है, कमजोरी तो खान पान की ही वजह से होता है ना। और तीसरा, या तो उस दिन जो है आप ज़्यादा मेहनत कर पा रहे हैं, शारीरिक कार्य आप ज़्यादा कर रहे हैं, बोझा ढो के आए थके हुए हैं ना, ये सब चीज़ भी होता है तो ज़्यादा नींद आता। तो अभी तो भाई क्या पता, शायद मसूरी के बोझा या खेसारी के बोझा आप लोग ढो रहे होंगे, अभी तो सबका खेत में पक रहा है, कट रहा है ना। चलो ठीक, आ जाइए। तो समतल दर्पण का उपयोग पहला हम लोग कहाँ करेंगे? सबसे पहले कहाँ करेंगे? घरों में। हाँ, कौन चीज करने के लिए? चेहरा देखने के लिए, है ना, अपना अपना थोपड़ा देखने के लिए, सुंदरता। निहारेंगे कैसे? खुद को दर्पण में निहारना भी तो जरूरी है कि आज मैं इतना सुंदर दिख रही हूँ, इतनी सुंदर हूं मैं, क्या करूं। है ना, एक बहुत अच्छा है जिस पर रील न जाने कितना, इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं।
चलो ठीक है, तो उसके लिए क्या करना, क्या है, देखेगा आओगे खुद को देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाओगे, समतल दर्पण। चलो ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है अधिक मोड़ वाले स्थान पर दूसरी तरफ के वाहनों को देखने के लिए। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। देखिए समतल दर्पण का प्रयोग ना, आप कोई भी 90 डिग्री से टर्न हो रहा है, कोई सड़क है कोई गली है, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये गली है, अभी देखिए एक बंदा इधर से आ रहा है, एक बंदा इधर से आ रहा है, अब कोना पर जाएंगा तो आपस में टकरा जाएंगा। ये तो होता है अक्सर, लड़का मन से दौड़ा और लो मुड़ लो एक बार तुरंत से टकरा लो। लड़का मन करके जब भी आता है, जब धड़फड़ाते आता है, उसको पता नहीं होता। तो अक्सर जो क्या होना चाहिए कि यहाँ पर एक पोल रहेगा या कोई खंबा रहेगा। अब उस खंबा में कौन सा दर्पण लगा दोगे, समतल दर्पण। तो उससे क्या होगा ना कि जब इधर से कोई वस्तु आते रहेगा तो इधर वाला को दिखाई दे देगा दर्पणमा में, है ना, इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा ना, इसका प्रतिबिंब इधर वाला को उधर वाला दिखा दे देगा, उधर वाला को इधर वाला दिखा दे देगा। तो बंदा को मालूम रहेगा कि हाँ भाई उधर से आ रहा है खतरनाक चीज, मेरे को टकराना नहीं है उसको। अब फिर भी मान किया टकराए के तो जा, तो टकरा आ भाई मुझे मार, तो मर्जी। तो अधिक मोड़ वाले स्थान पर कौन सा दर्पण, समतल दर्पण, है ना, अधिक मोड़ वाले स्थान पर समतल दर्पण। तो अभी दो चीज पढ़नी है, पहला अपने अपने घरों में चेहरा देखने के लिए, दूसरा अधिक मोड़ वाले स्थान पर, तीसरा पेरिस्कोप में। तीसरा कोचिंग में बोला मेरे, पेरिस्कोप में बहुत जरूरी है। अब पेरिस्कोप ही आप लोग नहीं देखे थे, इसीलिए मैंने इस पेरिस्कोप का चित्र यहाँ पे लाया कि पेरिस्कोप है क्या। अक्सर क्या होता है ना कि ये लोग सैनिक लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। पेरिस्कोप जो है सैनिक लोग इस्तेमाल करता है, पानी में डुबकी लगा लिया, आप पेरिस्कोप की मदद से उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते। ज्यादातर पनडुब्बी में यूज होता है। पनडुब्बी में होता क्या है कि पनडुब्बी जो है वो पानी के क्या रहता है, अंदर रहता है, लेकिन दुश्मन को देखना भी है। और पनडुब्बी इतना बड़ा होता है, रेल के डिब्बा जितना बहुत बड़ा होता है भाई, बहुत बड़ा होता है वो। मैं बता दूं कि रेल के 3 डिब्बा मिलाइएगा तो एक कौची बन जाएगा, पनडुब्बी बन जाएगा, सैनिक वाला, हमारे भारत में है ना। तो अब मुद्दा क्या है भोला कि यदि आप जैसे कोई बंदा नीचे है पनडुब्बी में बैठा हुआ, ठीक है, तो उसके लोलवा पर ऐसे रहता है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये ऐसे इस टाइप का जो है कौन सा दर्पण रहता है, समतल दर्पण। उससे क्या होता है कि लोलवा खाली ऐसे निकलेगा, ऊपरे लोलवा निकलेगा और यहाँ से लाइट जाएगा ना, कोई वस्तु रहेगा तब, और ये लाइटवा जैसे जाएगा, जैसे ये एप्पल रखा हुआ है, सेव रखा हुआ है ना, ये लाइटवा गया, टकराया, और टकरा के कहाँ जाएगा, ऐसे, क्योंकि समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण में तो फिक्स एंगल होता है, ये टकरा के जाएगा सेवा वाला प्रतिबिंब कहाँ, ये वाला दर्पण वहां पर। ये 2 दर्पण है, आदमिया रहेगा कहाँ, या देखिए, दिख गया, सेव था यहाँ, लेकिन दिमाग लगा के हम लोग देख लिए यहाँ, बिना पानी से हुलके हुए, थोड़ा सा खाली। अब अगर पूरा अगर निकलेगा पनडुब्बिया आता तो दुश्मन देश जान जाएगा, तो देखो रे वो पनडुब्बी है। अब फुद्दी सा चीजें वो निकलते पूरा समुंदर में, इतनी सुने वो लोलवा खाली निकलेगा तो उसको से किसी को पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। हम लोग देख भी लेंगे कि दुश्मन का जहाज किधर है आखिर। क्लियर, बुझ रहे हैं बात के। तो इसको क्या कहते हैं भाई, कौन सा स्कोप है ये, पेरिस्कोप, है ना। एक होता है माइक्रोस्कोप, एक होता है टेलीस्कोप, एक होता है पेरिस्कोप। तो बच्चा पार्टी ध्यान दीजिए, अगर हम तीनों का यूज भी बता देते हैं, ध्यान देना। अगर बोले कि माइक्रोस्कोप में किस चीज का, पहले माइक्रोस्कोप में होता क्या है, माइक्रोस्कोप में छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे अंगूठा का निशान, छोटी छोटी लिखी हुई अक्षर, कौन सा स्कोप होता है वो, माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप से कौन सी वस्तु देखा जाता है, बहुत छोटी छोटी वस्तु को देखा जाता है, ठीक है। और एक होता है टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से बहुत दूर दूर देखा जाता है, क्या होता है, टेलीस्कोप से बहुत दूर दूर वस्तु को देखा जाता है ना, बहुत दूर दूर, ठीक है, समझ में आ रहा। इससे माइक्रोस्कोप से नजदीक में रखी हुई वस्तु, छोटी छोटी वस्तु को देखने का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप से दूर रखी हुई वस्तुओं को, जैसे दूरबीन जिसको कहते हैं, ये टेलीस्कोप मतलब क्या हो गया, दूरबीन हो गया। अब माइक्रोस्कोप मतलब हो गया सूक्ष्मदर्शी, है ना। अब पेरिस्कोप मतलब पेरिस्कोप होता है भाई, उसका कोई हिंदी उंदी नहीं होता है, ठीक है ना। अब पेरिस्कोप का इसमें सबसे बड़ी चीज है कि माइक्रोस्कोप में कौन सी प्रयोग होता है, तो इसमें उत्तल लेंस होता है, इसमें उत्तल लेंस लगाया जाता है, एगो, चाहे 2 गो भी रह सकता है, एक लेंस भी रहता है, 2 लेंस भी रहता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप 2 प्रकार का होता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कम पावर वाला रहेगा तो ओकरा में 1 गो रहेगा, और ज्यादा पावर वाला रहेगा तो 2 गो, और ज्यादा पावर का रहेगा तो 3 गो रह सकते हैं, तो बड़ा बात ना है। चलिए आगे बढ़िए। टेलीस्कोप में भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग होता है। तो माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस, टेलीस्कोप में उत्तल लेंस, है ना। लेकिन
पेरिस्कोप में कौची, समतल दर्पण। तो इसीलिए पूछा जा चुका है ना कि टेलीस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। लेकिन बंदा क्या होता है कि टेलीस्कोप के पेरिस्कोप के बारे में बहुत कम पढ़ना है, पढ़ना ही बहुत कम है, जिसकी वजह से सबको टेलीस्कोप समझ में आ जाता है और मार के चलाता है उत्तर लेंस, कहानी खत्म। बस तब ध्यान देना इस बात को, पेरिस्कोप में कौची, समतल दर्पण, दूसरा दर्पण नहीं, उत्तल अवतल नहीं, सिर्फ और सिर्फ समतल है ना। देखो यहाँ से यहाँ बनेगा, फिर यहाँ से ये अधिक मोड़ वाले स्थान है कि ना, यहाँ से 90 डिग्री चेंज हो लेकिन रास्ता, फिर यहाँ से 90 डिग्री चेंज हो लेकिन ना, तो जहाँ अधिक मोड़ वाले स्थान पर आएगा समतल दर्पण लगाएंगे, मजे मजे में देख पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर गोली निकालेंगे, ढिचकियों मार देंगे, उसमें क्या लगा हुआ। और नहीं मारे के मन है तो उसको निहारते रहिए। अगर कोई सुंदर है, सुशील है, पैसा वाला है, थोड़ा सा बॉडी बिल्डर है, तो उसको देखेंगे अच्छा से, और क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट बात रह गया, अब कौन सा दर्पण में, अवतल दर्पण में। अभी तो बतैली बाय अवतल में कौची, अवतल में कौची बोलिए, दबा हुआ या धंसा हुआ है ना। चलिए ठीक है, हाँ वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, है ना। अच्छा एक चीज और, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, तो उसको कौन दर्पण कहेंगे, उभरा हुआ। तो बताइए बाबू, समांतर कौन दर्पण है जी, उभरा हुआ होता, नींद में है, नींद नहीं टूटा है, बोलिए ऋतिक। उत्तल दर्पण, गजब भाई साहब गजब। ऊ से उत्तल बताइए ना, ऊ से उभरा हुआ, मतलब उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह रहता है वो उभरा हुआ होता है, और समतल दर्पण का तो समतले रहता है। बात के लिए बेचारा अवतल था, अवतलवा के मार के धंसा दे भी जबरदस्ती, ओकरा में कुछ ही लगल है ना। चलो ठीक है, अब ऐसे भी देख लिया, आने वाला समय में अगर कहीं पे लिखा रहे कि कोई वस्तु है जिसका परावर्तक सतह अवतल है, तो समझ जाना कि अवतल का प्रयोग ही होता है धंसा हुआ होने के लिए। कोई भी सतह यदि धंसा हुआ है तो किताबी की दुनिया में धंसा हुआ शब्द का प्रयोग ना करके अवतल का प्रयोग भी किया जाता है। तो अवतल के मतलब होता ही है कौची हुआ, धंसा हुआ, सिंपल। और उत्तल के मतलब उभरा हुआ होता है। आगे मिलेगा, कभी ना कभी जरूर मिल जाएगा आपको, 10th क्लास में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो धंसा हुआ होता है मतलब होता, आप उसको सीधा थोड़ी कर सकते हैं, हो गया कहानी खत्म, ये सब तो पता ही है। हाँ एक चीज और नहीं पता है तो सर अपने कॉपी पर कैसे बनाएंगे सर, अवतल दर्पण का पिक्चर कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे बनाइएगा सर, ऐसे है ना। थोड़ा सा आप इसको बाहर से पेंट कीजिएगा, क्योंकि हमको दर्पणमा का जो अवतल सतह होता है ना उसको धंसा हुआ रखना है। देखिए धंसा हुआ है ना, ये है ना, एक मुकदम मारिए, धंसा हुआ है ना। तो जब परावर्तक सतह कुछ हो धंसा हुआ। अच्छा एक चीज और, यदि हमको परावर्तक सतह धंसा हुआ बनाना रहे तो पेंट करेंगे किधर, उस साइड में, यानी उभरा हुआ की तरफ अगर पेंट करेंगे तो परावर्तक सतह धंसा हुआ बन जाएगा, और यदि धंसा हुआ की तरफ पेंट कर देंगे तो परावर्तक सतह उभरा हुआ बन जाएगा। कुल मिला के बात यह है भला, यदि अवतल दर्पण बनाना रहेगा तो अवतल दर्पण में धंसा हुआ होना चाहिए, यानी धंसालका को छोड़ करके उभरा हुआ वाला को क्या कर दीजिए, पेंट कर दीजिए, बन गया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब बात रह गया अवतल दर्पण का प्रयोग। समय बहुत ही सुंदर, और अगर दर्पण में सबसे ज्यादा पूछता है तब वो पूछता है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा उपयोग, मतलब क्या कि हम लोग अपने जीवन में कब कब क्या क्या यूज कर रहे हैं, है ना। अब लिपस्टिक यूज करते हैं तो वो याद रहता है, कोई फेयर लवली यूज करते हैं, है ना। लेकिन नहीं, अभी हम लोग सीखेंगे कोची अवतल दर्पण यूज कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला कोची करने के लिए दाढ़ी बनाने में। अब कोई कहते सर मोछ बनाने में ना, अरे गधा, दाढ़ी और मोछ दोनों सेम नहीं रे। तो दाढ़ी देखिए आप क्यों किया जाता है जो समझिए। ऐसा है बोला कि अवतल दर्पण की खास बात यही होती है कि वो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, छोटा भी बना सकता है, लेकिन अक्सर अगर फोकस से ज्यादा नजदीक ले आए तो वस्तु से क्या बना देगा, बड़ा। तो दाढ़ी इसलिए अवतल से बनाना चाहिए। कोई कहेगा सर समतलवा से ना बना सकलिए, बना कहे ना सकलिए, बिल्कुल बना सकलिए, लेकिन अवतल से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जैसे ही अवतल सामने लाएंगे तो दाढ़ी जितना बड़ा था उससे ज्यादा बड़ा बड़ा दिखाई देगा। यानी अगर इसमें दाना या कोई घाव वगैरह कुछ भी रहेगा वो ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, और ज्यादा बड़ा दिखाई देगा मतलब ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगा, और स्पष्ट दिखाई देगा तो हम लोग दाढ़ी मोछ अच्छा से बना पाएंगे। बात समझ में आ रहा है। इसीलिए दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण,
अवतल दर्पण का प्रयोग, ठीक है, बढ़िया। दूसरा हो गया सोलर कुकर। सोलर कुकर में खाना बनाया जाता है धूपा से। ये है हमारा कोची सोलर कुकर। देखिए सब दर्पण सटा हुआ, ऐनक सटा हुआ है। अब बड़का को ये छतरी है तो सोच भी नहीं सकता। बीच में देखिए वो डंटा लगा हुआ है, एकरा में कुकरवा रखल है ना। तो होता क्या है बोला, जो बताते हैं। होता यही है कि अगर ये अवतल दर्पण है, अब बीचवा से आप रडवा निकाल करके यहाँ पर कुकरवा रख दिए हैं, कुकरवा एकरा में दलवा भातवा सब्जियां डाल दिए, तो जैसे ही कोई भी किरण आएगा टकरा के हियाँ से गुजरेगा। काहे कि कोई भी दर्पण में यही खास बात होता है भोला मेरे, कि आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से सतह से टकराने के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, फोकस से। आई फोकसवे पर रख देवल जाए कौच कुकरवा। अभी तू ही बताओ, दर्पण है बहुत बड़ा, जितना भी लाइट आएगा सब के सब टकरा के गुजरेगा कौची से, फोकस से। अब फोकसवा पर हम रख दिलिए कौची, कुकर। कुकर तो सीटी बजेबे ना करेगा। आई बात तो कुकरवा है होता पूरा खालू काला, सीटी फिर मारना शुरू कर देगा। और सीटी मारने के वजह से गुस्सा में खानमा पाक जाए। ये तो हमरा देख के सीटी बजा में पाक गेलो, ले पाक जाइए। बात समझ में लाए। अच्छा, एक बच्चा पिछला बार बोला था ना कुछ क्या कुकर तो ठीक है चढ़ा दिली, अब सब्जी बनावे के रहती था, सब्जी बनावे के रहती था जैबी हम चला दे तो हमरे हाथ में जर जीते। तो बड़का को छोड़ नहीं रखो। तो बड़का को छोड़ नहीं रखो, उसमें क्या लगा हुआ है ना। अब ऐसा पूर्ण अगर तू रखनी बोला तो बड़का को छोड़नी नहीं, उसको छोड़ना कहते हैं। बड़का को रहता कार्य परस में, बड़का को चलो यही इतने दूर से का सोचो, सब फायदा तू ही सोचबो। गैसो बचेबू, बिजलियो बचेबू, एकरा में पूछो के जरूरत ना है ना। आज सबसे मजा की बात है कि इको फ्रेंडली है ये। इको फ्रेंडली मतलब कोई प्रदूषण नहीं है ना। ये तो सूर्य से खाना बनेगा, सूर्य के प्रकाश से खाना बनेगा। तो खाना बना के अपन अपन सास ससुर को खिला लो, उसमें क्या लगा। अब खिलेबू कैसा स्वाद लगा है कबो पहली बार। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। लड़का है तो अपन कौची बोले रहने तो छोड़, लड़का लोग ज्यादा रीस ले लेता है जी। अच्छा, तो इस सोलर कुकर आप लोग देख लिए दैनिक जीवन में। तो भाई हम लोग जब पढ़ते थे ना, उस समय ना तो इंटरनेट था, 2G इंटरनेट का सुविधा था, तो हम लोग जानते ही नहीं थे कि सोलर कुकर है कैसा। बस सर लिखवा देते थे, किताब में लिखल देखते थे कि हाँ जी अवतल दर्पण का प्रयोग कौची में होता है, सोलर कुकर में होता है। मान ले ली हाँ होगा है, कैसन होगा है सोलर कुकर, कौची होगा, कुछ बताइबो ना करा थे। झूठ का नहीं बताते थे कि हाँ ऐसा होता है, चाहे ऐसे होता है वैसे होता है ना। फिर अब इंटरनेट का जमाना आए, हम लोग सीखें तो आप लोग को सिखा रहे हैं। तो कोई भी शिक्षक पहले सीखेंगे तब वही ना आपको सिखाएंगे। तब जो हम लोग के गुरु जी जो थे वो कैसे सिखाते हैं, क्योंकि हम लोग के जमाना में तो 2G था। अब बेचारे गुरु जी के जमाना में तो 2G भी नहीं होगा, तो वो लोग तो और नहीं जानते होंगे। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे ज्ञान का लेवल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग तो हम लोग से बेहतर ही बनोगे आने वाले समय में, ये बात तो तय है। क्योंकि हम लोग 90 के दशक के व्यक्ति हैं और आप लोग 2010-2020 के दशक के व्यक्ति हैं। हम लोग को गाना पसंद है कुमार सानू, लता मंगेशकर वाला गाना। आप लोग को पसंद है कौन, खेसड़िया वाला, कुछ का उसको कलुआ वाला। फिर पसंद है कौन यादव एगो है, टुनटुन यादव। ये कौन टुनटुन यादव जी, कौन यादव, ये सब गाना गाता है जी। लीजिए अब हम जानते हैं कि सब गाना गवैया। तीसरा पसंद पड़ेगा हिंदी में यूं यूं हनी सिंह, रैप वाला। चल उठ जा, खाना खा, सूत जा, बैठ जा, यूं यूं करा है, बस गाना बन गलो, हो गलो, कहानी खत्म। लाखों में व्यूज। हम लोग कितनों ये सब करते रहे, कोई व्यूज नहीं है। कौन जाए देखे, ये सब बकवास चीज है। चलो ठीक है, मान लेते हैं, है ना। खैर चलिए, अगला दूसरा है गाड़ी के, तीसरा है सौर भट्ठी में। तो सौर भट्ठी भी एक पर कार्य करा है, लेकिन वो बहुत बड़ा होगा। ई तो तनी मनी बड़ा है, वो छतरिया जितना ना, वो तो बहुत बड़ा होता है। सौर भट्ठी मतलब समझते हैं, कोई चीज को डालिएगा तो गल जाएगा, पिघल जाएगा। तो भाई बहुत बड़ा चीज है ये, ठीक समझ में आ रहा है। उतना बड़ा लेवल पर होता है सौर भट्ठी। कहाँ से दिखाएंगे तुम लोग का जी। आगे हो गया गाड़ी के हेडलाइट में, ये जो हेडलाइट देख रहे हैं ना, जो रतिया का बॉलवा बढ़ता है, मारता है फोकसवा, और आगे कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण होता है। अरे समतल के नाम लेगा, मारेंगे तो समतल हो जाएगा। समतल कहाँ से समतल, किधर समतल है दिख रहा है। चलो देखो, तो गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। फिर बोल रहा है समतल है को, गजब है भाई साहब, गजब है। उसको बीर मेला घुमा के लाओ पहले। चलो देखो, चलो दूसरा क्या है, टॉर्च। टॉर्च या टेबल लैंप देखें, टॉर्च के आगे पहले कांच आता था,
अब नहीं आता है, अब लेंस आता है, एक जगह फोकस कर देता है, बड़ी दूर तक भेज देता है। तो पहले जो होता था इतना वो टॉर्च होता था, भले टॉर्चवा हमको देना चाहिए था, नदी में रहता, तो टॉर्च टॉर्च और टेबल लैंप जो होता है उस समय कौन सा दर्पण यूज होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक, आगे है डॉक्टर द्वारा नाक कान और गला चिकित्सा इत्यादि जांच करने में। देखिए अब कौन इस सब से जांच करता, तो सीधे टॉर्च भिड़ा देता। पहले क्या होता था ना कि डॉक्टर लोग के पास उतना बढ़िया से सुविधा नहीं था, तो कैसे जांच होता था, आज भी होता है, आज भी आज भी हो रहा है। देखिए दो तरीका से जांच होता है। आप लोग दांत वाला डॉक्टर के यहाँ कभी गए हैं, कभी किन्हीं को लेकर के नहीं गए हैं, कोई बात ना, दांत में जब खोथा हो जाएगा ना तो आप जाना, तो देखना 2 गो स्टिक लेगा वो बंदा, है ना, मैं भी ले लेता हूँ, ये ले लेगा। ई लोलवा पर ना ऐसे छोटा छोटा प्लेट रहा है भोला, ये छोटा छोटा प्लेट रहता है ना, ये छोटा छोटा प्लेट रहा है, कैसे रहा है भाई, ऐसे ये इतना दूर से गोल रहता है, आएगा और ये इतना दूर से गोल रह लो इस तरीका से। एकरा पर कौन सा दर्पण लग रहा है, तनी गो भुट्टी गो अवतल दर्पण। अब तो का मुँह कर ई दूगो ऐसे ले लियो, ये ले लियो। अगर तो बोलो डॉक्टर बोले, सब बोलेंगे लेट जाओ, ले तो एक स्टैंडिंग रहता है 45 डिग्री पर, पूरे तरह से सोते वाला बेड नहीं रहता, थोड़ा सा हल्का निहुरे वाला बेड रहता है। कहते बोलेंगे कि मुंह खोला, बोला आ जैसे कीजिएगा तो मुँह में वही नकवा डाल देंगे, वो अथिया इतनी को रहता है। तो चूंकि सफा ऐसे देखने में नहीं बनता है, तो ऐसे डालते हैं, एगो के यहाँ रखेंगे, एगो के नीचे दांतिया बिजून, एगो के ऊपर, तो स्पष्ट दिखेगा ना। जैसे एकरा में दिख रहा था अभी पीछे, जैसे इसमें पीछे दिख रहा था, ये एकरा नहीं है, किधर गया, एकरा नहीं है, एकरा नहीं दिख रहा था, ऐसे से ऐसे, तो इसी तो ओकरा में अब तलवा होता है, कहे कि अब तलवा बड़ा बड़ा दिखाई देगा, अब बढ़िया से दिखाई देगा, बड़ा बड़ा दिखाई देगा तब तो बढ़िया से दिखाई देगा, है ना। क्या देखा था हो, चलिए आगे। हाँ, अगला प्रदर्शनी कक्ष में। प्रदर्शनी कक्ष क्या है, श्रृंगार रूम कहिए चाहे प्रदर्शनी कक्ष कहिए, सब सेम है। तो श्रृंगार के लिए या कह सकते हैं सोनार उनार जो गहना उना रखते हैं ना, वहाँ भी इस सब दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि एक से ज्यादा प्रतिबिंब बन सके। एक के गहनमा रखल रहेगा, 3 गो प्रतिबिंब दिखेगा, गहनमा एक गो रहेगा और 3 गो प्रतिबिंब रखेगा दिखेगा, तो आपको लगेगा कि बाप रे बाप सोनारवा ही ढेर मनी है गहना रखल की, लेकिन वो ढेर मनी ना रहा है, 10 गो रहा दिखा दिल को 30-40 गो, है ना। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में।